हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने बहुत सारे रिक्वेस्ट किया होता है कि आपको सेकंड ईयर के भी फर्स्ट ईयर की तरह से ही मॉडल पेपर चाहिए कि आपका इस ईयर किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बीएस सेकंड ईयर के जियोग्राफी के पेपर नंबर 1 के नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके आधार पर कौन सा आपका कैसा पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपका मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। आपने देखा होगा जो है 2020 से ही इस तरह से हो गया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स इसी तरह से इसी सीक्वेंस में होने वाले हैं। तो क्या सीक्वेंस है, क्या फॉर्मेट है, कैसा होगा, उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो देखिए, आपका जो पेपर है ना, ये 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड का, खंड खा और खंड गा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि ये आपके सामने खंड का दिख रहा है और इसमें आपसे टोटली 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड का में 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना होगा। कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन यहां आपके सामने दिख रहा है कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधन क्या है। यानी कि आर्थिक, जो आप बात करें कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में क्या है, उसकी विवेचना करनी है, उसकी बदलती हुई तमाम सारी चीजें हैं, उसके बारे में बात करना है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। यह आर्थिक भूगोल किसका शाखा है? मानव भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। आप जब मानव भूगोल देखोगे तो मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल बहुत महत्वपूर्ण शाखा निभाता है। तो इसमें क्या होता है कि आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वैभिन्न का कई तरह से अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जहां से मनुष्य को पैसा मिलता है, मनुष्य को मनी मिलता है, वो कहां से आ रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें मानवीय क्रियाकलापों को कई स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाएं जो आर्थिक उद्देश्य परक होती है, जो आर्थिक स्थितियों को दर्शाती है या जहां से हमें पैसा मिलता है, वैसी क्रियाओं को हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और उनका जिस भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आपका आर्थिक भूगोल। ओके, तो इस तरीके से आपको 50 वर्ड में लिख देना है। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संसाधन पर जिमरमैन के विचार को स्पष्ट करो। कि संसाधन पर जिमरमैन ने क्या विचार दिया हुआ है, संसाधन के बारे में जिमरमैन क्या कहते हैं। तो देखो, संसाधन को लेकर के जिमरमैन ने कहा हुआ है कि संसाधन जो है वो जो है ना, वो मनुष्य का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा संसाधन है। जिमरमैन कहते हैं कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी संसाधन नहीं होगा। और भी जिमरमैन ने कहा हुआ है संसाधन को लेकर के कि संसाधन बनते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं है, हम संसाधन को क्या करते हैं? बनाते हैं। एंड देखो, संसाधन को बनाएंगे कैसे? अपने ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए जिमरमैन ने कहा कि संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन है मनुष्य का ज्ञान। मनुष्य को जब तक किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है तो कितना भी बेहतर चीज हो, कितना भी अच्छा चीज हो, मनुष्य उसको ले ही नहीं पाएगा, उसको यूज में ही नहीं ले पाएगा। और संसाधन होने का सबसे बड़ा जो रीजन है कि कोई चीज संसाधन है या नहीं है, वो अगर मनुष्य ने उस चीज का यूज किया है, अगर मनुष्य उस चीज का यूज कर रहा है तभी वो संसाधन है। जब तक कोई चीज कितनी भी इंपॉर्टेंट रही हो, लेकिन मनुष्य अगर उसका यूज अभी नहीं कर रहा है या अभी तक नहीं किया है, तो वो चीज संसाधन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो कि पेट्रोल जो था वो सदियों से था जमीन के अंदर, करोड़ों सालों से जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। डीजल पड़ा हुआ था, या फिर जो बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनका लगातार खोज होते जा रहा है। अभी आप देखोगे 113 एलिमेंट हो चुके हैं आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, जो आप देखोगे ना केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल होता है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है आप देखोगे उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारे इसमें है, टाइटेनियम, जेरियम, और मतलब जितने भी तत्व हैं, ये सभी तत्व क्या है अपने आप में कि इनको खोजा गया है। और जब तक कोई तत्व, जैसे कि मान लिया पेट्रोलियम, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, पेट्रोल से आज क्या क्या चीजें हो रही है, लेकिन ये चीज भी संसाधन नहीं था। ये संसाधन कब हुआ? जब मनुष्य ने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो संसाधन का सबसे बड़ा चीज है यूज होना चाहिए, और यूज तब होगा जब वो चीज मनुष्य के ज्ञान में आएगा। तो इसीलिए जिमरमैन ने क्या कहा हुआ है कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा संसाधन है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, मृदा संरक्षण की विधियों को स्पष्ट करो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा संरक्षण की विधियों को स्पष्ट करो। तो देखो, मृदा संरक्षण की तमाम सारी विधियां हैं। अगर हम विधियों के बारे में बात करें तो संरक्षण की आधुनिक विधियां 1930 में सबसे पहले लाया गया,
जिसका धीरे धीरे विकास होता चला गया। अन्य विधियां भी आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। डॉक्टर गोरे ने इस पर अपना राय रखा हुआ है और मिट्टी संरक्षण के लिए विचार प्रस्तुत किया हुआ है। वर्तमान वृक्षारोपण को सुधारने, अनावश्यक पशुओं को कम करने, खाद्य के उचित तरीके, वैज्ञानिक फार्म प्रबंधन, रेखीय जुताई, समतल जो है खेत, थोड़ी वर्षा को नियंत्रित करने, सड़क की नालियों को नियंत्रण, नाली को बंद करना, प्रति खेतों को कम करना आदि तमाम सारी संरक्षण के फायदे हैं, फलदायी हैं। तो अगर प्रमुख विधियों के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला विधि है आपका समोच्च रेखीय बांध। सबसे पहले क्या है आपका समोच्च रेखीय बांध। समोच्च रेखीय बांध बना करके हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी को कटान से बचा सकते हैं। जब एक जैसे बांध होंगे तो मिट्टी क्या होगी, रुक रुक कर जाएगी और मिट्टी नहीं जा पाएगी दूर तक। तो पहला चीज ये है। दूसरा अगर बात किया जाए कि मिट्टी संरक्षण का दूसरा विधि है तो वो है समोच्च रेखीय जुताई। क्या, समोच्च रेखीय जुताई दूसरा चीज है। तीसरा अगर बात करें तो इसमें क्या है, तीसरा सीढ़ी नुमा खेत। कैसे खेत, सीढ़ी नुमा। अगर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जा रहे हैं तो ये भी मिट्टी संरक्षण की एक उपाय है। अगला बात किया जाए तो तटबंध हो सकता है। तटबंध हम कह सकते हैं कि तटबंध जब किया जाता है तो इससे भी मिट्टी का क्या होता है, संरक्षण होता है। इसके बारे में बात कर सकते हैं। अनियंत्रित पशुचारण को रोक करके हम प्रदूषण से, मिट्टी का प्रदूषण से रक्षा करके मिट्टी संरक्षण कर सकते हैं। मिट्टी संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग करके, इस तरह से मिट्टी संरक्षण की तमाम सारी विधियां हो सकती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4th नंबर का क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, इस चीज पर कैसी है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो बात करें जलोढ़ मिट्टी की अगर हम, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा मिट्टियों में प्रचलित जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी ही है। नदी अपरदन और निक्षेपण से विकसित इस प्रकार की जो मिट्टी है यह अत्यंत गहरी होती है, पूर्ण गुंथित और जैव तथा खनिजों से युक्त होती है। इसमें नई जलोढ़ तथा प्राचीन जलोढ़ निक्षेपित आदि महत्वपूर्ण है। यह विश्व की सबसे उपजाऊ जमीन है। जो आपका जलोढ़ मिट्टी है ना, यह पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो आदि मानव जो या आदि जो मानव संस्कृतियां रही हैं, उनकी सभ्यताएं जो रही हैं इन्हीं क्षेत्रों पर विकसित हुई हैं। आप जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र उठा करके देख लो, दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है, जिन्होंने प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो इसी मिट्टी पर आकर के बसती हैं। जैसे कि अगर आप बात करो अमेजोन और कांगो की घाटियां हो गई। किसकी घाटियां, अमेजोन और कांगो की घाटियां। वहां पर भी जो सभ्यताएं रही, वहां पर भी जो जमीन था, वो मिट्टी था, वो क्या था, जलोढ़ मिट्टी था। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन अपना, तो इंडिया में आप देखोगे गंगा की जो घाटियां हैं, गंगा की घाटी, यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर ही जो है सभ्यताओं का, मतलब भारतीय सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वन संरक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए या वन संरक्षण की विधियों का वर्णन करो। तो देखो, वन संरक्षण की तमाम सारी विधियां हो सकती है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली विधि ये हो सकती है कि इसका दुरुपयोग और क्षति को बचाने के लिए कुछ चीज़ों का पर कदम उठाना पड़ेगा। जैसे वनों को फसलों के रूप को मानना मानव धर्म होना चाहिए, यानी कि जो वन है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, फसल की तरह मानना चाहिए कि वो भी हमारी क्या है, फसल है। वनों से लकड़ी काटने के साथ साथ जो है वही काटने वृक्षों के स्थान पर वनारोपण होना आवश्यक है। यानी कि लकड़ी की जरूरत है तो लकड़ी काटे, लेकिन वनारोपण भी जरूरी है, यानी कि पौधे फिर से उस जगह पर लगाए जाएं। इस प्रकार वनों का फसल चक्र के रूप में उपयोग करना और वन संरक्षण करना आवश्यक है। यानी कि जैसे हम फसल करते हैं ना, फसल उगाते हैं, फिर फसल काटते हैं, फिर से फसल उगाते हैं, ऐसे ही वन अगर आपको जरूरत भी है, आपकी आवश्यकता है वनों को काटना, तो काटिए, लेकिन फिर से लगाइए, यानी कि एक चक्र क्या हो, चलता रहे। दूसरा क्या हो सकता है वनों के संरक्षण को लेकर के, कि वनों के संरक्षण के लिए निश्चित नीति और सुव्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि आग की रोकथाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखो कई सारे जंगल हैं जहां पर आग लग जाते हैं, तो आग का रोकथाम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां आग लगने की संभावना हो वहां पर उसको बुझाने की पूरी व्यवस्था किया जाए। अगला वन संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य वैज्ञानिक विधि से है कि लकड़ी काटना और निकालना। वनों में केवल ऐसे पेड़ों को ही काटना चाहिए जो परिपक्व हो, यानी कि जिसका विकास संभव नहीं हो कि उनका विकास हो चुका हो, परिपक्व हो, तो उन्हीं को काटना चाहिए, सभी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए।
और अगर बात किया जाए तो पेड़ में लगने वाले दीमक हो गए, अन्य कीटाणु हो गए, बीमारियां हो गई, बैक्टीरिया हो गए, इन सभी चीज़ों से पेड़ों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। परंतु यदि उनका प्रकोप बढ़ जाता है तो फिर पूरे वन को काट डालना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण वन विशेषज्ञ अपनी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे जंगल को काटने की आवश्यकता ना पड़े। आगे बात करते हैं अगला आपके सामने दिख रहा है, विश्व में गेहूं के उत्पादन की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात करना है कि गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियां क्या होनी चाहिए। तो देखो, भौगोलिक दिशाओं के बारे में बात करेंगे गेहूं उत्पादन के लिए, तो ये जो है मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। कौन से जलवायु में? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न जो है ये गेहूं ही होता है, और विश्व के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन जो है उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है ये 10 से 20 सेंटीमीटर टेम्परेचर रहता है, तो वह बेटर होता है। ओके, 15 से 20 सेंटीमीटर के टेम्परेचर पर यह उपादेय होता है, और 90 दिन की कड़ी धूप के बाद फिर ये चीज़ होता है। वर्षा इसको 40 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मिट्टी इसके लिए जो है महीन काप मिट्टी जो है या दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है गेहूं के लिए। तो इस तरह से ये सारी भौगोलिक दशाएं अगर रहें तो मिट्टी मतलब गेहूँ हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पादन के क्षेत्र पर प्रकाश डालना है कि कोयला उत्पादन कैसे होता है भारत में, कोयला उत्पादन के जो है आवश्यकता भारत में इतनी बढ़ रही है या उसके पीछे एफर्ट्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे कोयला उत्पादन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है जब भी कोयला उत्पादन की बात आती है भारत में। तो कोयला उत्पादन के क्षेत्र पर प्रकाश डालें तो इसमें अगर आप भारतीय क्षेत्रों के बारे में बात करोगे कोयला उत्पादन का, तो एशिया में भारत और चीन ये दो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं जो कि उत्पादन करते हैं कोयले का। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन पर आपको कोई भी डाउट हो आप उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, तो भारत में कोयला दो प्रमुख क्षेत्रों से निकाला जाता है। प्रथम है गोंडवाना क्षेत्र। प्रथम कौन सा क्षेत्र है? प्रथम क्षेत्र है आपका गोंडवाना क्षेत्र, जहां पर अगर बात किया जाए जिसके अंतर्गत आते हैं पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की खानें। और दूसरी क्षेत्र आती है आपका, दूसरा क्षेत्र वो है आपका टर्शियरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? टर्शियरी क्षेत्र। टर्शियरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें आता है आपका असम, राजस्थान, तमिलनाडु और कश्मीर की खानें। किंतु यहाँ जो 90% कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और 10% कोयला यहाँ से प्राप्त किया जाता है टर्शियरी से। ओके, तो कोयला उत्पादन ये क्षेत्र थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है औद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारकों को स्पष्ट करो। औद्योगिकरण के लिए कौन कौन से राजनीतिक कारक हैं जो उत्तरदायी है जिससे कि औद्योगिकरण किया जा सकता है, औद्योगिकरण के लिए हेल्पफुल होंगे, वो कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बात करो। तो औद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी जो राजनीतिक कारकों के बारे में बात किया जाए या उत्तरदायी कारकों के बारे में बात किया जाए तो राजनीतिक कारक इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि औद्योगिक प्रोत्साहन की सरकारी नीतियां हो मतलब सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही हो, आयात निर्यात शुल्क की दरें जो हो अच्छी हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा हो। तो औद्योगिकरण के लिए सारी चीज़ें राजनीति करनी चाहिए। देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकसित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन दिया जाए। निर्माण उद्योगों के नियंत्रण की नीति हो। किन्हीं विशेष उद्योगों की प्रगति और स्थायित्व के लिए सरकारी संरक्षण हो। उनका उत्पादन अथवा आयकरों की दरें अच्छी हो। एकाधिकार आदि से संबंधित सरकारी नीतियां हो। संपत्ति अधिकार और राष्ट्रीयकरण की नीति हो। पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच झगड़ों का निपटारा हो सके। श्रमिक संगठन और मिल्ड यूनानियों की मान्यता के नियम बन सके। औद्योगिक शोध को प्रोत्साहन दिया जाए। सुरक्षा और शांति व्यवस्था आदि ये सारी चीज़ें क्या है? राजनीतिक कारक है। अगर राजनीति अच्छे तरीके से वर्क कर रही है इन चीज़ों पर तो औद्योगिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है औद्योगिकरण के लिए। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जापान के किताक्यूस प्रदेश पर प्रकाश डालिए।
जापान का जो किताक्यूस प्रदेश है वो कैसा प्रदेश है, क्या है उसमें बात करना है। तो अगर बात किया जाए जापान के किताक्यूस प्रदेश की, तो यह भारी उद्योग का केंद्र है। किस चीज़ का केंद्र है? उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है किताक्यूस। उत्तरी क्यूस केमोगी, तबाता, यावता, कोकुरु, वाकामात्सु तथा शिमोनोसेकी आदि बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जापान का 40 से 50% जो इस्पात आता है, लौह इस्पात आता है, कोयला आता है, इसी प्रदेश से उत्पादित होता है। चिकोटू कोयला की खानें जो है यहाँ पर कोयला निकाला जाता है। यावता में जापान का एक लौह इस्पात कारखाना है। इस्पात के उत्पादन के आधार पर इंजीनियरिंग तथा धातुओं के सामान बनाने के उद्योग भी विकसित हुए हैं। यहाँ चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो किताक्यूस प्रदेश है ये उद्योग के क्षेत्र में जापान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है 40 से 50% बहुत बड़ी चीज़ होती है एक क्षेत्र में हो जाना व्यापार केंद्रित। तो जापान का किताक्यूस काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है 10th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपका महाद्वीपीय जल में के मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, महाद्वीपीय जल के मत्स्य उत्पादन कौन से क्षेत्र है, यानी कि जहां से मछली उत्पादन किया जाता है महाद्वीपीय क्षेत्र में। तो इसमें आता है आपका 2 क्षेत्र। सबसे पहला आता है आपका इसमें 4 क्षेत्र आते हैं महाद्वीपीय जल के मत्स्य क्षेत्र। इसमें पहला आता है आपका मानसून एशिया। क्या आता है पहला आपका? मानसून एशिया। इस क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो विश्व के महाद्वीपीय जल में मछली का उत्पादन 20% चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में होता है। 38 से 46% बांग्लादेश में और 70% महाद्वीपीय जल से प्राप्त होता है इन सभी चीज़ों का। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा आता है इसमें जो दूसरा महाद्वीपीय जल का क्षेत्र है वो आता है आपका मध्य अफ्रीका। कौन सा? मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में अगर बात किया जाए तो यहाँ विश्व का 27.5% मछलियों को पकड़ा जाता है। ओके, अगला बात किया जाए तीसरा जो क्षेत्र है वो है पूर्वी सोवियत संघ। क्या? पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ जो है ये भी मत्स्य उत्पादन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर विश्व की मछली उत्पादन का कुल 11% यहाँ से पाया जाता है। अगला बात करें चौथा, वो है आंग्ल अमेरिका। क्या है? आंग्ल अमेरिका। ये भी मछली उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लगभग विश्व की 4% मछलियों का जो है यहीं से ट्रांसफ़र किया जाता है। 4% मछलियों का उत्पादन यहीं पर होता है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन थे। 10 के 10 को आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना था। तो इस तरीके से आपको 10 के 10 देने पड़ेंगे। उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप ये छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। ओके, तो काफ़ी महत्वपूर्ण थे क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आइए आगे बढ़ के देखते हैं सेकंड खंड, जो खा नंबर का खंड आप देख रहे हैं, खंड खा। इसमें क्या है? इसमें टोटल आपसे 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा जिसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन कितने वर्ड्स में करना है? आपको 200 वर्ड्स में करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 8 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है। इन 8 पर आपको अपना विचार रखना है एंड 200 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ओके, ये एक तरीका का क्या है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी संरक्षण पर टिप्पणी लिखी है। मिट्टी संरक्षण क्या है? अभी हमने इससे पहले मृदा संरक्षण के बारे में बात किया हुआ था, तो सेम वही है, थोड़ा सा आप उसमें बढ़ा करके लिख सकते हैं। ओके, अगला बात कर लेते हैं इसमें सेकंड नंबर, जो वन संरक्षण की विधियों को स्पष्ट करो। तो वन संरक्षण पर भी हमने अभी बात किया हुआ है। सभी जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, इन सभी वीडियोस के बारे में जान सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है कि बीएस सेकेंड ईयर जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाना है। बीएस सेकेंड ईयर जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओ प्रथम सेमेस्टर के, और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। ओके, अब आओ आगे बात करते हैं। इसमें देख सकते हैं एशिया में मत्स्य उत्पादन पर टिप्पणी लिखना है कि एशिया में मछली का उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में कोयला उत्पादन पर टिप्पणी लिखी है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ कैसे कैसे उत्पादित किया जाता है। सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुकी हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो इस सभी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा मैं। ओके, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्रों के बारे में बात करना है।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहो जैसे विश्व में लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, आपके लिए समझ में आएगा। तो विश्व में कच्चे लोहे के वितरण प्रतिरूप के बारे में बात किया जाए तो लौह अयस्क वर्तमान समय में मशीनीकरण की एक धुरी बनी हुई है। अगर आप लौह अयस्कों की बात करोगे तो कोई भी मशीन बना लिया जाए, कुछ भी बनाने की कोशिश किया जाएगा अगर मशीनी तकनीकी के रूप में, तो जो लौह अयस्क है वो क्या है, मशीनीकरण की क्या है, धुरी बनी हुई है। इसका महत्व पेट्रोल और कोयले की तरह ही महत्वपूर्ण है। इस धातु का खनन सदैव शुद्ध रूप में नहीं होता है, यानी कि इसका जो खनन होता है कभी भी शुद्ध रूप में नहीं होता है। यह कई अन्य मिट्टी और चट्टानों के साथ मिला हुआ होता है लोहा, और यह 4 प्रकार का होता है। आपको पता होगा लोहा जो होता है वो 4 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं जो लोहे के अयस्क। उसमें पहला आता है आपका हेमेटाइट। क्या नाम तो आपने सुना ही होगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है यह जो है लोहा लाल और भूरे रंग का यह धातु होता है। इसमें लोहे के पार्ट की बात किया जाए तो 60 to 70 यानी कि जो यह अयस्क मिलता है इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है। ओके, अगला बात किया जाए दूसरा जो है वो है तो दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। दूसरा क्या है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बारे में बात किया जाए जो तो इसमें लगभग लोहे के अंशों के बारे में बात किया जाए तो इसमें 70 से लेकर के 72% तक 70 से 72% आपको लोहे का अंश देखने को मिल जाएगा। तीसरा अगर बात किया जाए तो तीसरा प्रकार है आपका लाइनोमाइट। क्या है, लाइनोमाइट। लाइनोमाइट में क्या है, आपको इसमें लोहे के अयस्क के बारे में बात किया जाए तो 30 से 60% आपको इसमें लोहे का अयस्क देखने को मिल जाता है। चौथे पार्ट के बारे में बात किया जाए तो चौथा है आपका साइडराइट। क्या लोहे का चौथा प्रकार आपका है साइडराइट। साइडराइट के बारे में बात किया जाए तो इसमें लोहे के अंश 10 से लेकर के 50% तक लोहे के अंश इसमें देखने को हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए लोहे का कहाँ पर पाया जाता है, इसका वितरण के बारे में बात किया जाए तो वितरण इसका ऑस्ट्रेलिया में भी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत में पाया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपीरिया झील इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कनाडा में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है ये। अगर परसेंटेज वाइज बात किया जाए तो लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक जो देश है उसमें पूर्व सोवियत संघ आता है जिसमें 22.7% होते हैं, ब्राजील में 17.9%, चीन में 14.6%, ऑस्ट्रेलिया में 11.9%, भारत में 5 से 9%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 से 9% और कनाडा में 4%, अफ्रीका में 3%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3.2% अफ्रीका में। तो ये सारे क्षेत्र हैं। आगे बात करें चीन और यूएस में सिल्क उद्योग के बारे में बात करना है। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है ये बता दीजिए। जापान के कोवो ओसावा प्रदेश की औद्योगिक संरचना आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है अभी शॉर्ट में कि ये औद्योगिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जापान का। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो अगला पार्ट है वो है आपका गा नंबर का पार्ट, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें से केवल आपको कितने क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन, और वो भी कितना वर्ड में, 500 वर्ड्स में, यानी कि ये एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखो कि विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का वर्णन करो कि विश्व में प्रमुख रूप से कौन कौन से रेल मार्ग आपको देखने को मिलते हैं। आपको पता ही होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, अक्सर उसी के बारे में पूछा जाता है। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा है आपका स्वेज नहर पर प्रकाश डालना है, विस्तार से बताना है कि स्वेज नहर क्या है। तो आपको पता ही है कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जहां मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया था इस नहर को, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक मानवकृत यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया जलमार्ग है, जहां पर यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को जोड़ने के लिए सबसे छोटा जलमार्ग बनाया गया है। इस नहर को बनाने का काम जो था 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेसेप्स, इनका यह नहर पश्चिम से मिस्र की नदी घाटी के निचले भाग तथा पूर्व में सिंचाई प्रायद्वीप को अलग करता है और यह शुष्क क्षेत्र है, इसलिए नहर की खुदाई यहाँ पर आसानी से हो सकी। और इस नहर मार्ग में कुछ दलदली झीलें हैं, उत्तर में मंजाना, मध्य में तिलसा
इस तरीके से है। तो ये नहर अगर बात किया जाए लंबाई की तो 168 किलोमीटर लंबी यह नहर खोदी गई है और इसकी चौड़ाई के बारे में बात किया जाए तो 365 मीटर चौड़ाई है और नहर की जो गहराई है वो 16.5 मीटर है। इसमें 2 गलियारे हैं, एक आने के लिए और दूसरा जाने के लिए। दोनों ही गलियारों से इसे पार करने में 15 घंटे का समय लगता है और हर दिन 90 जहाज इस नहर को पार करते हैं। इस नहर के कारण लंदन से बंबई की दूरी आसा अंतरीप की तुलना में 9,600 किलोमीटर, लिस्टन से मकाओ की दूरी 5,120 किलोमीटर और न्यूयॉर्क से के अंदर से लेकर के वहां के बीच की दूरी 10,720 किलोमीटर कम हो गई है। तो जब दूरी कम हो जाएगी तो उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है, चीज़ों का दाम कम आता है, कम रेट बढ़ता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका पनामा नहर पर टिप्पणी लिखना है कि पनामा नहर क्या है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व अर्थशास्त्र में WTO की भूमिका क्या है। WTO मीन्स क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है विश्व की अर्थव्यवस्था में। एंड इसके बाद बात किया जाए अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरोपीय संघ की क्या भूमिका है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो सभी चीज़ आप देख लीजिएगा, एक तरह से मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें है। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं विजिट द चैनल, आप दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे काफ़ी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।